सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 510 को। काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, इसलिए पहली वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें गुइहो को दिखाया जाता है जो कि उन सब चींटियों को एक साथ में ना मार पाने की वजह से एल्डर युआन से पूछता है कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। तो तब एल्डर युआन कहते हैं कि हाँ, अब वही क्वेश्चन फिर से वापस आता है कि आखिर अब हम इन चींटियों को कैसे खत्म करें। इतना कहकर के एल्डर युआन आगे बढ़ते हैं और उनमें से एक चींटी को अपने हाथ में उठा लेते हैं। साथ ही फिर गुइहो से कहते हैं कि तुम्हारी किक बिल्कुल कैजुअल थी क्योंकि तुमने इन चींटियों को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया था। तो अब मुझे बताओ कि आखिर क्या हो अगर तुम बहुत ही ज्यादा भूखे हो और तुम्हारे आसपास में सिर्फ और सिर्फ यही आखिरी चींटियां हो। तो तब गुइहो हंसते हुए कहता है कि एल्डर युआन, मैं अभी रेडियन स्टेज पर हूँ तो इसलिए मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। तो गुइहो के इस अजीब से आंसर को सुनकर के तो एल्डर युआन भी अपना अजीब सा मुंह बनाते हुए कहते हैं कि मैं खाली उदाहरण के तौर पर तुम्हें सोचने के लिए कह रहा हूँ, या फिर तुम इसे एक बच्चे की भूख के उदाहरण के तौर पर भी ले सकते हो। तो बताओ आखिर तब तुम इन चींटियों से कैसे निपटोगे। तो एल्डर युआन की ये बात सुनने के बाद में गुइहो उन चींटियों को देखने लगता है और कुछ सोचने लगता है। उन्हें देखते हुए भूख के बारे में सोचने लगता है। तभी उन्हें देखते हुए उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। जो देख एल्डर युआन भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही, तो तब तुम्हें इन सबको खाना होगा वरना तुम मारे जाओगे। ये सब कहते हुए एल्डर युआन भी अपने ऑरे को रिलीज करने लगते हैं। तो देख करके तो गुइहो भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। शॉक होते हुए एल्डर युआन को देखते हुए अपने मन में कहता है आखिर ये ओल्ड मैन सचमुच में क्या है। तब इधर एल्डर युआन एक और उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक शेर भी खरगोश से लड़ाई लड़ता है जब वो भूखा होता है, इसीलिए तुम्हें भी किसी को मारने के लिए अपना खुद का रीजन ढूंढना होगा वरना तो तुम कभी भी किसी को मारने के लिए अपना पूरा नहीं दे पाओगे। क्योंकि हेवेंस भी हर एक जिंदा चीज के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूल है लेकिन साथ ही बिल्कुल निष्पक्ष भी। इसी प्रकार डिमोनिक और राइटियस पार्ट दोनों ही एक साथ मौजूद रहते हैं। राइटियस लोग जीवन को प्यार करते हैं जबकि डिमोनिक उसी जीवन के वध का अनुसरण करते हैं, लेकिन जीवन को एक मीनिंग देने के लिए हत्या जरूर करनी चाहिए या फिर अपने मार्ग में आने वाले हर एक इंसान को मार देने से एंड पे जाकर के तुम सही मार्ग से भटक जाओगे और इस मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें एक राक्षस बनना ही पड़ेगा और सिर्फ यही एकमात्र रास्ता है। मुझे बताओ, जब कभी तुमने यहाँ के किसी एक डिसाइपल को मारा तो क्या वही तुम्हारी असली शक्ति थी? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि आखिर वो क्या है। तुमने ज़ूफेन को तो देखा ही होगा कि वो सरल कुटिल सटीक प्रहार वो सभी के सभी हमेशा किसी को मारने के लिए होते हैं। तो इसलिए जाओ और जाकर के एक लेबर बनो जैसा कि ज़ूफेन ने कहा और ये तुम्हें तुम्हारे हर्ट को ग्रो करने में मदद करेगा। सचमुच युवा बहुत ज्यादा अहंकार होते हैं और ये एक ऐसी चीज है जो कि आप में से हर किसी में है और टैलेंट के मामले में तो ये अहंकार दुगना हो जाता है, लेकिन रास्ता हमेशा मोड़ ट्विस्ट एंड टर्न से भरा पड़ा होता है और इसलिए कभी कभी संयम बरतना काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। और जब तुम ज़ूफेन की तरह ऐसा करना सीख लोगे तो तब तुम भी काफी ज्यादा प्रोग्रेस करने लगोगे और ये फ्यूचर में तुम्हें तुम्हारी कल्टीवेशन में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो अब एल्डर युआन के ये सब समझाने के बाद जहाँ गुइहो भी सब कुछ समझ गया होता है, जिसके बाद में वो वहाँ से चला जाता है और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि एल्डर युआन गुइहो के चले जाने के बाद में वहीं पर खड़े होते हैं। तभी अचानक से उन्हें कोई अपने पीछे आते हुए सेंस होता है और उसे देख वो थोड़ा हैरान हो गए होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो ज़ूफेन होता है, जो कि हंसते हुए तालियां बजाते हुए एल्डर युआन के पास आता है और उनसे कहता है कि एल्डर युआन के शब्द हमेशा की तरह सच्चे और एकदम घर जैसे हैं और ये मेरे लिए पहली बार है जब मैंने सुना है सही मार्ग पर चलने के लिए राक्षस बनना पड़ेगा और अब इसलिए मुझे आगे भी इसे एनालाइज करना पड़ेगा। तो अब इधर ज़ूफेन की ये सारी बातें सुन एल्डर युआन भी उससे कहते हैं कि स्टीवर्ट ज़ू, अब इस बूढ़े का यार इस तरीके से मजाक तो ना उड़ाओ क्योंकि वैसे भी तुम इस काम में मुझसे कहीं गुना ज्यादा माहिर हो। तो ज़ूफेन भी उनसे कहता है कि आप कितने दयालु हैं एल्डर युआन, मैं केवल एक रात आपसे बात करना चाहता था और जैसे गुइहो ने तुम्हारा 7 दिनों तक इंतजार किया वैसे मैंने भी किया है। तो तब एल्डर युआन भी ज़ूफेन से कहते हैं कि ये इंतजार व्यर्थ है, बेहतर होगा कि आप वापस चले जाएं। तो एल्डर युआन के इस जवाब को सुनकर के तो ज़ूफेन भी थोड़ा हैरान हो गया होता है और उनसे पूछता है कि
कि आखिर इसका क्या उद्देश्य है। तो तब एल्ड्रिन उससे कहते हैं कि यही मेरी लाइन है और आखिर आप कब डीमन सोल सेक्ट के बुरे पक्ष में आ गए। वो अभी फिलहाल हमारे दरवाजे पर हैं और आपके ही बारे में पूछ रहे हैं। अब एल्ड्रिन की ये बात सुन ज़ुफेन भी कहता है कि हाँ, थर्ड यंग मास्टर। हाँ, तो एल्ड्रिन भी कहते हैं कि हाँ वही है, लेकिन उसके साथ में कोई और भी है और वो है उसका सेकंड बिग ब्रदर, वो सेकंड यंग मास्टर जो कि यहाँ पर एलाइटेरिया को चैलेंज करने के लिए आया है, लेकिन इसमें आपके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ज़ुफेन कहता है कि वो मेरे लेवर्स के पीछे पड़ा है। तो एल्ड्रिन कहते हैं कि आखिर कौन आपके लेबर ऑफिस के मामलों में दखल देने के लिए आएगा। हालांकि सेक्ट लीडर ने लेबर ऑफिस से अपनी अंगूठी साफ करा दी, ये तुम्हारी ड्यूटी है। हालांकि अगर तुम नहीं जाओगे तो फिर तुम्हें उन एलाइट्स में से एक बनना ही पड़ेगा। एल्ड्रिन की ये सारी बातें सुन ज़ुफेन भी कहता है जी वो ये अब मुझे मजबूर कर रहा है और वो लोग एलाइटेरिया के लिए आए थे, तो फिर आखिर आप लोग लेबर ऑफिस को इसमें क्यों घसीट रहे हो। तो एल्ड्रिन कहते हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो तो सेक्ट लीडर ही है जो कि सेक्ट की रेपुटेशन के लिए इतनी ज्यादा अटेंशन दे रहा है और इस लेबर ऑफिस के मैनेजर होने के नाते ये एक ऐसी चीज है जिसके के बारे में आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एल्ड्रिन कितना कहते ही अब यहाँ पर सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसे कि पीट करके नीचे जमीन पर फेंक दिया होता है और तभी हमें डीमन सोल सेक्ट के डिसाइपल्स को दिखाया जाता है। तभी पीछे ब्लैक मूंछ वाला बंदा कहता है कि तुम इसे डीमन स्कैमिंग सेक्ट का एलाइटेरिया कह रहे हो, मगर ये लोग तो सिर्फ एक हिट को भी नहीं सह पा रहे हैं। तो उसके आगे वाला बंदा यानी कि सेकंड यंग मास्टर कहता है थर्ड यंग ब्रदर क्या तुम पक्का श्योर हो कि वो लड़का इसी डीमन स्कैमिंग सेक्ट से था। तभी हमें थर्ड यंग मास्टर को दिखाया जाता है और अगर आप लोगों को याद नहीं तो ये वही बंदा है जिसे कि ज़ुफेन ने डीमन स्कैमिंग सेक्ट में अंदर आने से पहले सबसे पहले पेला था। तो अब ये थर्ड ब्रदर अपने सेकंड ब्रदर से कहता है कि सेकंड ब्रदर इसमें कोई शक नहीं है, तो उन तीनों छोटे छोटे डीमंस को उसे स्टीवर्ट जू कहते हुए सुना है। तो बताओ आखिर वो कमीना लड़का कहाँ है, उसे अब इस तरीके से बुजदिलों की तरह छुपाना बंद करो और अभी के अभी मेरे सेकंड ब्रदर से फाइट लड़वाओ। तो अब तभी ये सब सुन वहाँ पे वेनरेबल सी आते हुए कहते हैं आप भले ही मिडिल 3 सेक्टों में से आते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर लाने के लिए इस तरीके से फोर्स करने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। मैं तुम लोगों से ये एक बार कह रहा हूँ और फिर से नहीं कहूंगा, ये डीमन स्कैमिंग सेक्ट हमारा एक सेक्ट है, ना कि कोई क्लैन जिसमें कि कोई स्टीवर्ड वगैरह हो। इसलिए आप लोग क्यों ना हमारे एक्सटेंसिव रेंज ऑफ एल्डर्स ऑफ वेनरेबल्स में से किसी को चुन ले। तो अब तो भी वेनरेबल सी की ये सारी बातें सुनने के बाद में तो उन लोगों का डीमन सोल सेक्ट का एल्डर मो वो भी वेनरेबल सी से कहता है कि हम लोग यहाँ पर अपने डिसाइपल्स के साथ लोगों के साथ एक स्पा और हमारे सेक्टों की दोस्ती को बढ़ावा देने के लिए आए हैं। तो फिर आखिर ये बात एल्डर्स के बीच में पॉसिबल कैसे हो सकती है, वरना कुछ लोग तो इसे युद्ध की कार्रवाई मानने लगेंगे। अब ये सुनने के बाद में वेनरेबल सी तो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहते हैं ये ओल्ड मैन सीधा सीधा हमें धमकी देने की कोशिश कर रहा है, जबकि उनके सामने सेक्ट लीडर जी हुई है वो अभी भी शांत खड़े होते हैं। तभी डीमन सोल सेक्ट का सेकंड यंग मास्टर जोश में चिल्लाते हुए कहता है कि क्या बस इतना सा ही है डीमन स्कैमिंग सेक्ट का बेहतरीन टैलेंट। अब मुझे इस बात का कोई आश्चर्य नहीं है आखिर तुम लोग पिछली बार डबल ड्रैगन गैदरिंग में इतनी बुरी तरीके से क्यों हारे, और अब मुझे लगता है कि अगली बार तो मैं अकेला ही इसको जीत जाऊंगा। तो अपने थर्ड ब्रदर की ये बात सुनने के बाद में ब्रदर और एल्डर भी डीमन स्कैमिंग सेक्ट का मजाक बनते हुए देख करके हंस रहे होते हैं, जबकि उन्हें इस तरीके से देख सेक्ट लीडर तो अपने मन में कहते हैं कि आखिर वो अभी तक क्यों नहीं आया। मगर सेक्ट लीडर के इतना कहते ही अचानक से कोई चीज बड़ी तेजी से आगे बढ़ती है, सीधा थर्ड यंग मास्टर से जाकर के टकराती है। हालांकि थर्ड यंग मास्टर को इससे ज्यादा कुछ फर्क तो पड़ता नहीं, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वो टकराने वाली चीज कोई और नहीं बल्कि एक साफ सफाई करने वाली झाड़ू होती है। देख करके तो थर्ड यंग मास्टर भी हैरान होते हुए कहता है कि क्या एक झाड़ू। तभी वहाँ पे कोई उसके सामने आते हुए कहता है तुम्हें लगता है कि तुम पूरे के पूरे एलाइटेरिया को इस तरीके से चैलेंज कर सकते हो, लेकिन क्या तुम्हारे पास सचमुच में ये करने के लिए कुछ है भी, और क्या सचमुच में तुम इस चीज के लिए वर्दी भी हो। इसी के साथ में हमें वहाँ पर बाइलियन और ल्यूजी को दिखाया जाता है, साथ ही जो उन सबसे आगे होता है वो होता है की चैंगलॉन्ग, एलाइटेरिया का टॉप डिसाइपल, जो कि वहाँ आते हुए उन लोगों से कहता है कि जो यहाँ पर आया है वो ज़ुफेन नहीं बल्कि वो है यूनिफॉर्म एरिया का की चैंगलॉन्ग और उसके साथी। तो अब जैसे ही वहाँ पे की चैंगलॉन्ग आता है तभी उसे देख करके बाकी के एलाइट स्टूडेंट्स जो कि पहले ही काफी ज्यादा मार खा चुके होते हैं, वो जल्दी से की चैंगलॉन्ग के पास आते हुए कहते हैं कि सीनियर ब्रदर की अब फाइनली यहाँ पर आ ही गए, और अगर आपने थोड़ी सी भी देर और की होती तो अब तक हम चल बसे होते, क्योंकि ये लोग सचमुच में बहुत ही ज्यादा क्रूल है और हमेशा मारने पर उतारू रहते हैं। तभी ये सब देख थर्ड यंग मास्टर हन भी अपने मन में कहता है कि व्हाट द हेल, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। यंग मास्टर एक भिखारी से मदद की गुहार क्यों लगा रहा है, और आखिर ये डीमन स्कैमिंग सेक्ट क्या खेल खेल रहा है। दूसरी ओर उस लड़के
की ये सारी बातें सुनने के बाद तो की चैंगलोंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके सामने ऑलरेडी एक बंदा तो बेहोश पड़ा हुआ होता है। तभी की चैंगलोंग थर्ड यंग मास्टर से कहता है, थर्ड यंग मास्टर हान, मैं भी तुमसे काफी लंबे समय से मिलना चाहता था, और अब अगर तुम चाहो। कहते ही की चैंगलोंग जोर से चिल्लाते हुए अपनी पावर्स को फुल्ली अनलिश करता है। जिन पावर्स को सेंस करते हुए यंग मास्टर हान भी अपने मन में कहता है, ओ तो ये 9th लेयर का रेडियंट स्टेज एक्सपर्ट है। पूछते ही फिर यंग मास्टर हान की चैंगलोंग से उसका नाम पूछता है कि बताओ आखिर तुम्हारा नाम क्या है। तो की चैंगलोंग कहता है कि मैं हूँ लेबर ऑफिस से की चैंगलोंग। अब इधर लेबर ऑफिस का नाम सुनकर के यंग मास्टर हान काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। हंसते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर कब से लेबर ऑफिस में इतनी ज्यादा हाई कल्टीवेशन को अचीव करने वाले एक्सपर्ट्स आ गए। सचमुच डीमन स्कैमिंग सेक्ट को तो अपने डिसाइपल्स की कोई रेस्पेक्ट नहीं है, जो कि उन्होंने एक इतने ज्यादा टैलेंटेड पर्सन को लेबर ऑफिस में फेंक दिया। इतना सोचने के बाद फिर हान की चैंगलोंग से कहता है कि तभी तो इस वजह से डीमन स्कैमिंग सेक्ट हमेशा लास्ट आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर एक लेयर लगाने से कोई फायदा होगा। इतना कहते ही की चैंगलोंग बड़ी तेजी से अपने पंच में अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए उससे कहता है कि तुम्हें इस बात का अभी पता चल ही जाएगा। इतना कहते ही की चैंगलोंग यंग मास्टर हान के ऊपर एक जोरदार पंच दे मारता है, जिस वजह से हमें उन लोगों के बीच में एक जोरदार धमाका दिखाया जाता है। मगर तभी अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि उस पंच की वजह से यंग मास्टर हान नहीं बल्कि की चैंगलोंग पीछे की ओर ढकेला जाता है। और ये देख करके वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी धुएं की दूसरी पार हमें की चैंगलोंग के हाथ को दिखाया जाता है, जिसने की चैंगलोंग को रोकने के लिए अपनी सिर्फ एक पाम का ही यूज किया। फिर हान हंसते हुए कहता है कि ओ मैंने ये ऑलरेडी देख लिया था, मुझसे एक लेयर ऊपर होने के बावजूद भी तुम्हारी मेरिडियंस मेरी तुलना में छोटी हैं, और ये सब हमारे ट्रीटमेंट की वजह से है। तुम्हें जरा सा भी आइडिया है कि आखिर मैं कितनी पिल्स लेता हूँ, और मैंने छोटी सी शुरुआत में ही इसकी स्टार्टिंग की थी। तो बताओ क्या तुम्हारे सेक्ट में भी तुम्हें कोई ऐसी गोलियां मिलती हैं? क्योंकि यही तो गैप है हमारे और तुम्हारे सेक्ट में। और रही बात डबल ड्रैगन गैदरिंग की, तो उसमें तो हमारा सेक्ट अब और भी ज्यादा आगे बढ़ने वाला है, और इस चीज का होने का तो कोई रास्ता ही नहीं है कि लोअर 3 सेक्ट कभी भी मिडिल में शामिल हो पाए। इधर यंग मास्टर हान की ये सारी बातें सुनकर के तो पाइलियन और ल्यूजी भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं। तभी ये सब देख करके यंग मास्टर हान अपनी उंगली से इशारा करते हुए उन्हें अपनी ओर बुलाते हुए कहता है कि अगर तुम लोगों को इस बात के ऊपर विश्वास नहीं है तो क्यों ना तुम सब लोग एक साथ आगे बढ़ो, इससे तुम लोगों को धरती और आसमान के बीच का डिफरेंस पता चल जाएगा। ये सुनकर के तो की चैंगलोंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए हान से कहता है कि अब अगर तुम खुद ही इसके लिए कह रहे हो तो। इतना कहते ही वो फिर से अपनी पावर्स को अनलिश करता है कि दूसरी ओर पाइलियन अपने सफेद दुपट्टे को लेकर के अपने मुंह में एसिड स्मोक को लेकर के मास्टर हान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि उन लोगों के आगे की चैंगलोंग भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब अगर तुम इसके बाद बुरी तरीके से हार जाते हो तो फिर हमें इसके लिए ब्लेम मत करना। लेकिन तभी हमें यंग मास्टर हान की ओर दिखाया जाता है, जो कि उन तीनों को अपनी ओर आता हुआ देख करके एक ईवल से स्माइल देते हुए हंस रहा होता है, और साथ ही उसके पीछे से उसकी शैडो के अंदर से कुछ हाथ बाहर निकलने लगते हैं। तभी हान कहता है कि क्वासी अर्थ रैंक मार्शल आर्ट गोस्ट चेजिंग शैडो कहते हुए यंग मास्टर हान अपने पीछे से कई सारे शैडो के हाथों को उन लोगों की ओर आगे बढ़ाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि की चैंगलोंग तो उनके हाथों के अटैक से बच जाता है, लेकिन पाइलियन और ल्यूजी को वो शैडो से बने हाथ चारों तरफ से जकड़ लेते हैं, और इस तरीके से अपने लोगों को फंसता हुआ देख करके की चैंगलोंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तभी इसका फायदा उठाते हुए एक बड़ा सा हाथ की चैंगलोंग की ओर बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगता है, इस वजह से की चैंगलोंग को भी कुछ भी रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिल पाता, और वो शैडो से बना हाथ की चैंगलोंग के सिर को पकड़ लेता है। इसके साथ ही की चैंगलोंग जरा सा भी अपने आप को मूव नहीं कर पाता, और वो हाथ की चैंगलोंग के अंदर से उसकी सारी माना एनर्जी को सोखने लगता है, जो देख करके तो वेनेबल भाई और वेनेबल की भी उसके लिए परेशान होते हुए कहते हैं कि ये क्या, वो तो उसके शरीर से उसकी सोल को खींचने वाला है। कहते हुए वेनेबल भाई अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने ही लगते हैं। तभी उन्हें रोकने के लिए बीच में डीमन सोल सेक्ट के वो मास्टर मो आ जाते हैं, और वेनेबल भाई से कहते हैं ठीक है एल्डर्स और वेनेबल्स का डिसाइपल्स की फाइट में इंटरफेयर करना सही रहेगा, क्योंकि मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं लगता। और क्या डीमन स्कैमिंग सेक्ट को इस बेसिक से रूल के बारे में भी नहीं पता, डिसाइपल्स की फाइट के बीच में किसी भी एल्डर और वेनेबल का आना मना होता है। तो ये देखते हुए तो वेनेबल की और वेनेबल भाई तो सेक्ट लीडर की ओर देखते हुए उसे आवाज लगाने लगते हैं, मगर इधर सेक्ट लीडर तो एकदम खामोश खड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि अगर वो इस तरीके से डिसाइपल्स की फाइट के बीच में जाएंगे उससे उनके सेक्ट की कितनी ज्यादा बदनामी होगी। तो अब इस तरीके से सेक्ट लीडर को इस तरीके से शांत
होता हुआ देख करके दोनों वेनरेबल्स भी कुछ भी कर पाने के लिए बिल्कुल लाचार हो जाते हैं और सिर्फ अपनी आंखें बंद करके ये सब होता हुआ देखने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन तभी अचानक से आसमान से बड़ी तेजी से एक ब्लू कलर की फ्लेम आगे बढ़ती है, जो देख करके दो सेक्ट लीडर भी काफी ज्यादा हैरानी से उसे ही देखता रह जाता है, जबकि वो ब्लू फ्लेम सबसे पहले आगे बढ़ करके आइलियन और ल्यूजी के उन हाथों को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि उन लोगों को जकड़ रखा होता है। साथ ही की चेंगलोंग की पावर को सोखने वाला हाथ भी एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता है और इधर उस अटैक के प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो प्रेशर यंग मास्टर हान के ऊपर भी काफी ज्यादा भारी पड़ने लगता है और यंग मास्टर हान अपनी पूरी ताकत लगा करके अपने आप को उस जगह पर खड़े करे रखने की नाकाम कोशिश करने लगता है, मगर क्योंकि उस प्रेशर की फोर्स काफी ज्यादा होती है, इस वजह से यंग मास्टर हान काफी दूर तक खिसकता जाता है। फिर जैसे ही वो प्रेशर खत्म होता है तो हान काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर कौन है ये। तभी हमें उसके सामने धुएं के पार एक डेविल की परछाई को दिखाया जाता है, जो कि अपने हाथ में एक झाड़ू को लेते हुए यंग मास्टर हान से कहता है कि तो ये फिर से तुम हो। जैसे ही वो धुआं हटता है तो हमें क्लियरली उस डीमन को दिखाया जाता है कि एकदम बैडेस्ट तरीके से हंसते हुए हान से कहता है, बच्चे लगता है तुम में कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गई है जो कि तुम यहाँ फिर से आ गए हो, और लगता है कि पिछली बार की मुलाकात तुम्हारे लिए काफी नहीं थी। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि डीमन ज़ू फेन आ गया है। तो अब इधर धुएं के हटते ही जैसे ही यंग मास्टर हान ज़ू फेन को देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और पहले तो वो घबराते हुए डर के मारे पीछे हटता है और फिर ज़ू फेन की ओर उंगली करते हुए अपने सेकंड ब्रदर से कहता है कि सेकंड ब्रदर यही है वो। दूसरी ओर सेकंड यंग मास्टर तो ज़ू फेन की इस तरीके की एंट्री को देख करके काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है, जबकि इधर यहाँ पर हमें तीनों डिसाइपल्स यानी कि आइलियन, ल्यूजी और की चेंगलोंग को दिखाया जाता है, जिन्हें की हालांकि ज़ू फेन ने बचा तो लिया होता है, लेकिन इस समय उनकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी होती है, इसीलिए वो नीचे जमीन पर पड़े होते हैं। तभी उनके आगे स्माइल करते हुए एकदम एटीट्यूड में खड़ा होता है हमारा हीरो ज़ू फेन और की चेंगलोंग से कहता है कि तुम अभी तक मरे नहीं हो, इसीलिए अब जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। लेवर्स का काम खाली झाड़ू लगाना होता है, ना कि सुर्खियां बटोरने के लिए परेशानी खड़ी करना। और वैसे भी ये लोग यहाँ पर अलाइट एरिया को चैलेंज करने के लिए आए थे, तो फिर आखिर यहाँ पर इनका हमसे क्या संबंध था जिसकी की वजह से तुम लोग यहाँ पर इनके चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आए। इधर सभी लोग तो अपने सिर को नीचे झुकाते हुए ज़ू फेन की सारी बातें मान रहे होते हैं, जबकि तभी सेकंड यंग मास्टर आगे बढ़ता है और ज़ू फेन से कहता है कि रुको जरा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर आओगे और यहाँ पे अपना इंटरफेरेंस करने के बाद यहाँ से इतनी आसानी से चले जाओगे? मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जब तक तुम यहाँ पर अपनी स्किल्स को शो नहीं कराओगे तब तक तुम यहाँ से आसानी से नहीं जा पाओगे। इधर सेकंड यंग मास्टर की ये बात सुनने के बाद में ज़ू फेन मुड़ करके देखता है और उससे कहता है, और अब आखिर तुम कौन हो? हमारे डीमन स्कैमिंग सेक्ट के कोई एल्डर या फिर वेनरेबल? तो तब सेकंड यंग मास्टर अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं हूँ डीमन सोल सेक्ट का सेकंड यंग मास्टर हान। मैंने सुना था कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट के पास में एक बेहद ही ज्यादा आकर्षक डिसाइपल है, इसलिए मैं यहाँ पर उससे एनलाइटमेंट लेने के लिए आया हूँ। तो अब क्या मुझे आपके नाम को जानने का सौभाग्य प्राप्त होगा? तो अब तभी ज़ू फेन भी उसे अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मैं हूँ डीमन स्कैमिंग सेक्ट के अलाइट लेबर ऑफिस का मुखिया ज़ू फेन, लेकिन सभी लोग यहाँ पर मुझे स्टीवर्ट ज़ू के नाम से पुकारते हैं, और अब क्योंकि तुम हमारे कोई एल्डर नहीं हो इसलिए मेरे पास तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और मेरे पास करने के लिए और भी कई सारे काम है, इसीलिए बाय। इतना कहकर के ज़ू फेन वहाँ से मुड़ करके जाने लगता है। ये देख सेकंड यंग मास्टर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि पहले जरा यहीं पर रुको और मुझे बताओ, क्या तुम लोग अपने हॉनरेबल गेस्टों के साथ इसी तरीके का व्यवहार करते हो? सेक्ट लीडर जी, क्या आपने कुछ देर पहले ये नहीं कहा था कि मैं यहाँ पर इस सेक्ट में किसी को भी चैलेंज कर सकता हूँ? तो सेक्ट लीडर भी कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, जब तक आप चाहें सेकंड यंग मास्टर। तो ये सुन सेकंड यंग मास्टर भी खुश होते हुए कहता है कि ओ अगर ऐसी बात है तो मैं ये जरूर करूंगा। ज़ू फेन, चलो देखते हैं कि अब आखिर तुम यहाँ से कैसे भाग पाओगे। इतना कहते ही सेकंड यंग मास्टर अपने एक अटैक को तैयार करता है, कि एक फुल अर्थ रैंक की मार्शल आर्ट होती है। इस अटैक का नाम अंडरवर्ल्ड ब्लेड होता है, जैसे कि सेकंड यंग मास्टर अपनी दो उंगली आगे करते हुए अपनी उंगली में से एक बेहद ही ज्यादा पावरफुल बीम को ज़ू फेन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की ओर भेजता है, जिसे देख करके तो वेनरेबल सी भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि डीमन सोल सेक्ट की पैट्रोन आर्ट, स्ट्रीगल सोल आर्ट, अंडरवर्ल्ड ब्लेड, ये तो इन लोगों की बेहद ही ज्यादा खतरनाक मार्शल आर्ट है। सेक्ट लीडर भी कहते हैं कि हाँ ये आर्ट सिर्फ किलिंग पर ही फोकस करती है, और मैंने सुना है कि एक पीक रेड एंड स्टेज एक्सपर्ट भी इसका इस्तेमाल करता है, तो वो भी बड़ी आसानी से एक लो
लो एथेरियल स्टेज एक्सपर्ट को मार सकता है। इधर इसी के साथ में हमें ज़ूफेन की ओर दिखाया जाता है, जिसके के पीछे बेहद ही ज्यादा करीब वो अटैक आ गया होता है। मगर इधर ज़ूफेन बिना मुड़े उस अटैक को देखे बिना ही झाड़ू को एक हाथ से पकड़ता है और बस बिना मुड़े उस झाड़ू के डंडे को उस अटैक को रोकने के लिए पीछे की ओर करता है। जैसे ही सेकंड यंग मास्टर का वो अटैक ज़ूफेन के झाड़ू के उस पीछे के डंडे से टकराता है, वैसे ही अगले ही पल वो अटैक वहीं पर रुक जाता है और इस वजह से वहाँ पे उस जगह पर काफी ज्यादा भयानक अटैक के रुकने की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और उनसे इतना ज्यादा भयानक प्रेशर निकलने लगता है कि उसे सामने से झेलते हुए सेकंड यंग मास्टर की भी हालत बुरी तरीके से खराब हो जाती है और इस वजह से वो काफी ज्यादा घायल होते हुए खून की उल्टियां करने लगता है। जो देख करके उनके साथ है एल्डर मो भी अपने सेकंड यंग मास्टर के लिए काफी ज्यादा परेशान होता है कि उसका भाई भी परेशान होते हुए अपने सेकंड ब्रदर की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी सेकंड यंग मास्टर अपने कांपते हुए हाथों से यंग मास्टर हान को वहीं पर रोक देता है और दर्द से कांपते हुए अपने मन में कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है और ऐसा लग रहा है मेरा सर बस अभी फटने ही वाला है। मगर क्या वो लड़का सच में कोई एक ह्यूमन है भी? और आखिर एक फ्रेश रेडिएंट स्टेज का कल्टीवेटर मुझे कैसे अपने सिर्फ एक ही अटैक में टेक डाउन करा सकता है? मुझे लगता है कि सेकंड यंग मास्टर सटिया गया है, क्योंकि ज़ूफेन ने तो अभी तक अपना एक अटैक भी नहीं चला। अगर चला होता तो अब तक तो ये खत्म हो चुका होता। उसी वक्त सेकंड यंग मास्टर के सामने ज़ूफेन की झाड़ू दिखाई पड़ती है और भाई मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आखिर ज़ूफेन की झाड़ू में ऐसी क्या ताकत है जो कि इतने सारे अटैकों को बेकार कर देती है और टूटती भी नहीं। झाड़ू को देखने के बाद सेकंड यंग मास्टर ऊपर की ओर देखता है तो उसे अपने सामने साक्षात नरक का खतरनाक डीमन नजर आता है। उसके बाद इधर ज़ूफेन उसे देखते हुए कहता है कि तो अब लगता है कि अब साफ सफाई पूरी हुई और अब यहाँ पे फिर से गंदगी करने की कोशिश मत करना। तो ये बात सुन करके तो सेकंड यंग मास्टर को फिर से खून की उल्टी आने लगती है, लेकिन फिर भी वो अपना मुंह बंद करके उसे रोक ही लेता है और ज़ूफेन के वहाँ पे से जाने के बावजूद भी थर-थर कांप रहा होता है। इधर हमें उनके एल्डर मो को भी दिखाया जाता है, वो भी अपने सामने के सारे नजारे को देखने के बाद थर-थर कांप रहे होते हैं। उनको इस तरीके से कांपता देख सेक्ट लीडर भी हंसते हुए कहता है कि एल्डर मो प्लीज माफ कर देना, हमारे ये डिसाइपल को ज्यादा ही रूड है और इसी वजह से तो हमने इस डिसाइपल को लेबर ऑफिस में डाल दिया था। तो मुझे आशा है कि आप इसकी रूडनेस को भूल जाएंगे और इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी ऑफेंस नहीं होंगे। तो अब सेक्ट लीडर की ये बात सुनने के बाद फिर एल्डर मो अपने आप को शांत करते हैं, फिर उनसे कहते हैं कि ओ तो सेक्ट लीडर जी की ये हॉबी भी है कि वो इस तरीके के पावरफुल स्ट्रॉन्ग डिसाइपल्स को डिमोट करके लेबर ऑफिस में डाल देते हैं। मगर लेकिन क्या आप सचमुच में उसे डबल ड्रैगन गैदरिंग में ज्वाइन कराएंगे? तो सेक्ट लीडर कहते हैं कि आखिर आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो ये सुन एल्डर मो वहां से जाते हुए कहते हैं कि फिर अगर ऐसी बात है तो हम आपको और ज्यादा परेशान नहीं करेंगे और अब हम डबल ड्रैगन गैदरिंग में फिर मिलेंगे। कहने के बाद एल्डर मो अलविदा कहते हुए अपने दोनों यंग मास्टर्स को लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। कि तभी उन्हें इस तरीके से हारता हुआ जाकर के देखने के बाद सेक्ट लीडर के पीछे एक वेनरेबल हंसते हुए कहता है, सेक्ट लीडर जरा देखे तो सही उन लोगों को, वो लोग मिडिल 3 सेक्टों में से एक है, लेकिन फिर भी आज उन्हें इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा और इस तरीके से यहाँ से बेइज्जत होकर के जाना पड़ रहा है। तो अब तभी ये सुन सेक्ट लीडर उससे कहते हैं इतना भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग यहाँ पर सिर्फ हम लोगों को चैलेंज करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि वो लोग यहाँ पर हमारी जासूसी करने के लिए आए थे। ज़ूफेन ने पहले कभी थर्ड यंग मास्टर हान के साथ कोई गड़बड़ खड़ी करी होगी, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर ज़ूफेन की पावर का अंदाजा लगाने के लिए और उस खतरे का आकलन करने के लिए यहाँ पर आए थे और उन्होंने बस यहाँ पर अब अपने उद्देश्य को भी पूरा कर लिया। तो सेक्ट लीडर की ये बात सुनने के बाद तो वेनरेबल भी काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहता है कि इसका मतलब तो ये है अब हम लोग पूरी तरीके से एक्सपोज्ड हो चुके हैं। तो तब सेक्ट लीडर कहते हैं कि ऐसा कमजोर कवर वैसे भी नहीं टिकता और इसे आज की ही तरह शानदार तरीके से पेश करना हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा है, उन्हें ये बताने के लिए कि मेरा सेक्ट भी मिडिल 3 सेक्टों में अपनी पोजीशन बनाने का पूरा दम रखता है। तो अब सेक्ट लीडर ये सब कहते ही है कि तभी उनका कोई आदमी आते हुए उनसे कहता है कि बीस्ट टीमिंग सेक्ट के एल्डर्स और डिसाइपल्स आपसे ऑडियंस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सुनकर तो एक दूसरा एल्डर हैरान होते हुए कहता है कि क्या बीस्ट टीमिंग सेक्ट, वो भी इस समय? तो तभी पिछला वाला वेनरेबल कहता है कि आज के दिन आखिर कितने लोग यहाँ पर आएंगे। इधर सेक्ट लीडर भी उन लोगों को ये सब बातें करते हुए देखते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वो लोग भी बस एक और स्काउटिंग पार्टी है। पिछली बार टियानियो से हम उनके 3 एल्डर्स को पकड़ करके लाए थे, इसलिए वो हमें डबल ड्रैगन गैदरिंग में शामिल करना चाहते हैं। तो तब ये सुन वो दूसरा एल्डर खुश होते हुए कहता है कि हाँ अब आखिर हमें अपने जैसे
बाकी के लोअर सेक्टों से डरने की क्या जरूरत है, जबकि अब हमारे पास ज़ूफेन है जो कि उन लोगों के हर एक डिसाइपल से कई गुना ऊपर है। उन लोगों को इस तरीके से हंसता हुआ देख करके सेक्ट लीडर तो गुस्से में चिल्लाते हुए उनसे कहते हैं कि अपनी बकवास करना बंद करो, हमें सिर्फ मिडिल 3 सेक्टों के सामने अपनी शान दिखाने की जरूरत है ताकि वो लोग हमें फिर से परेशान ना करें। रही बात लोअर 3 सेक्टों की, तो हमें उनके सामने अपने सीक्रेट वेपन ज़ूफेन का खुलासा अभी नहीं करना है, और जब वो डबल ड्रैगन गैदरिंग में खुद को दिखाएगा तो उन लोगों को हमारी क्षमताओं को देखने के बाद अपनी हार माननी ही पड़ेगी। तो तभी सेक्ट लीडर की ये बात सुनने के बाद तो सभी एल्डर्स और वेनेबल्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और सेक्ट लीडर को रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं कि बिल्कुल सही, हमारे सेक्ट लीडर सच में बेहद ही ज्यादा ब्रिलियंट हैं। और गाइस, इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बाकी तो चैनल मेंबरशिप और सुपर चैट खुली हुई हैं, आप लोग जल्दी से मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए और तब मुझे एक अच्छी सी सीरीज के बारे में बताइए जैसे कि मैं स्टार्ट कर सकूं, जो कि ऑलरेडी एक्सप्लेन भी नहीं होनी चाहिए और बढ़िया भी होनी चाहिए। तो ठीक है, फिर अब इस सीरीज के आगे के एपिसोड तो अब आप लोगों को अगले हफ्ते ही मिलेंगे, क्योंकि ये वाली सीरीज तो हफ्ते में 3 दिन ही अपलोड होती है। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आज का हमारा ये वाला एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और अगर चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। शुक्रिया।